हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है एसएससी सीईटी मेंस का एग्ज़ाम 2023 वाला बस अब कुछ दिनों में होने वाला है। उसकी डेट भी आ गई है 27। जहाँ तक कि थ्योरी आप सभी ने पढ़ ली होगी, लेकिन बिना एमसीक्यूज़ के थ्योरी पढ़ के हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि एग्ज़ाम में कैसा आएगा। तो एंड टाइम पे ये हमने क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अप्रोक्स 500 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप हमें लाइक कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे की वीडियो देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कम से कम हम 250-300 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको हर टॉपिक में से 20-20, 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको श्योरिटी हो जाएगी कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसमें से आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं या नहीं। और नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस में से 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड पीजीटी टीजीटी जो आपके सिलेबस में मेंशन है उन्हीं में से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन गिवन बाय। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ समझने या समझाने की नीड नहीं है। तो इसमें आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताती चलूँगी, जिससे टाइम वेस्ट ना हो और आपके 10-15 मिनट में 20-20 क्वेश्चन डेली कवर हो जाएँ। तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट, ए मार्शल। तो वेलफेयर ओरिएंटेड आप सिर्फ एक वेलफेयर के नाम से याद रख सकते हो कि जो वेलफेयर के बारे में डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, ए मार्शल ने दी थी। आपको अगर ज़्यादा डीपली जाना है तो आप इसको जो डिस्क्रिप्शन है इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस इन इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय मार्शल, जेके मेहता, एसी पेगवी या पी सैमुअल्सन। तो हम जानते हैं जो मार्शल है उसने हमें अभी हमने जो ऊपर देखा वेलफेयर की दी थी, और जो हमारे सैमुअल्सन है इसका हमने एक टॉपिक पढ़ा था या हम आगे पढ़ेंगे या आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, मल्टीप्लायर एक्सीलरेशन। उसमें क्या है, सैमुअल्सन ने अपनी थ्योरी दी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जेके मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूडेड्स इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज़ राइट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आप और भी आती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट्स। तो अगर एग्जाम में इनके ऑप्शंस की जगह ये वाले ऑप्शन है तो भी आप ऑल ऑफ द अबव कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड साइकिल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। जब नेशनल इनकम आ जाती है तो उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड साइकिल अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेविएशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आर परमानेंट नेचर, प्योरली टेम्पररी, इमेजनरी सिचुएशन या फिर नॉर्मल सिचुएशन। तो ऑप्शन बी इज़ राइट, प्योरली टेम्पररी। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेरिवेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आर प्योरली टेम्परली, अकॉर्डिंग टू एमिनेंट इकोनॉमिक्स पैगविन। तो आप याद रख सकते हो जो क्लासिक थ्योरी है वो किसने दी है, पैगविन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, द थ्योरी दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड एंड देयरफॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इज नेचर सिचुएशन इज कंसर्न विद। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, सेल्स लॉज। अब सेल्स लॉज कहता क्या है उसकी हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू, द इक्विलिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई ए डी एंड प्लस ए एस of a free economy is a general equilibrium condition that is attained at a full employment level in the economy. The above conclusion of traditional thought is based on the following 3 facts: Say's law of market, absolute elasticity of wages rate, absolute elasticity of interest rate. नेक्स्ट है हमारा, मनी इज़ द पाइवट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स, दिस स्टेटमेंट वाज स्टेट बाय। इसका ऑप्शन बी इज़ राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल। ओके, अल्फ्रेड मार्शल की हमने एक और पढ़ा था, वो क्या था, वेलफेयर। अब सेकंड क्या आ गया, मनी से रिलेटेड। तो आप ऐसे मेन कॉन्टेक्ट्स को याद रख सकते हो। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हम सभी जानते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज़ अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सब ने अपनी 11th-12th में भी पढ़ा होगा। हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसकी 2 ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, एंड मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं, यानी टोटल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ अनलिमिटेड एंड्स हैविंग स्केयर्स मीनिंग हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, यानी इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड
किसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है? एज अ साइंस जिसकी अनलिमिटेड एंड्स हैं एंड स्केर्स मीन्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये हमें किसने किया है? रॉबिन्स ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट हो जाएगा। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें आपको एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है, तो आप इनको सिर्फ याद कर सकते हो डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू द पर्टिकुलर इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन नंबर बी इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन नंबर सी एक्सपेरिमेंटल मेथड, डी नन ऑफ दैट। तो ऑप्शन ए इज़ राइट, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू द पर्टिकुलर, यानी कि जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं तो हमारा कौन सा मेथड कहलाता है? डिडक्टिव मेथड कहलाता है, आगमन मेथड कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हम पहले अपने लॉजिक से वहाँ तक पहुँचते हैं, धीरे धीरे हम आउटकम पर निकल आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच फोकस ऑन व्हाट शुड बी इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो व्हाट शुड बी किस में आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, बिकॉज माइक्रो में इंडिविजुअल आता है, मैक्रो में एग्रीगेट यानी टोटल आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट हो जाएगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएगा व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। इफ़ प्रोडक्ट इज़ जीरो देन फिक्स्ड कॉस्ट फॉर शॉर्ट टर्म विल बी, इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन जीरो है फिक्स्ड कॉस्ट का और शॉर्ट टर्म में हमारा कैसा होगा? फिक्स कॉस्ट हमारी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कुछ ना कुछ रहती है, वो कभी भी जीरो नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो हो सकती है लेकिन फिक्स कॉस्ट हमारी कभी भी जीरो नहीं होगी, यहाँ पे याद रखना। इसलिए हमारा जो टीसीपी का कर्व होता है वो फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होता है, कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज ऑड? इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशियो कल्चर फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो। तो जो सोशियो कल्चर फैक्टर्स है ये हमारे अलग हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, बिकॉज ये हमारा सोसाइटी से, सोशल से कनेक्टेड है, बाकी सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द मार्शलिन यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ लेस वैलिड अजम्पशन ऑफ cardinal measurability of the utility, given marginal utility of money, diminishing marginal utility of goods, additive of the utility। तो हमने पढ़ा है जो हमारा ये यूटिलिटी कब होता है या यूटिलिटी बेस्ड अजम्पशंस होता है, ये हमारे किस पे कनेक्ट होते हैं? मनी से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं? कॉन्स्टेंट होती हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं वो प्राइस के बेस पे चेंज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच study economic relationship, study economic activities as the aggregate level, deals with the tools of economics used for decision making in business, study optimum or allocation of limit resources। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बिजनेस में, इसलिए हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, माइक्रो एंड मैक्रो। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कॉजेज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, दिस डेफिनेशन इज गिवन। ये डेफिनेशन बहुत ही फेमस है, 11th क्लास की बुक में सबसे फ्रंट पेज पे ये लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, एडम स्मिथ। आप सभी कॉमर्स के हो तो आप सभी 11th 12th पढ़ के ही आए होंगे, तो थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस से भी एग्जाम में आंसर देने हैं, जिससे आपके अगर आपको कोई सपोज़ कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उनको एलिमिनेट करने का मेथड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम सब 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ कर ही आए हैं। नेक्स्ट है हमारा, द बार्गसन क्राइटेरिया आर रिलेटेड टू, ये थोड़ा ब्लर हो गया है बट आप सुन के आप क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें सिर्फ ये पूछा है जो बार्गसन क्राइटेरिया वो किससे रिलेटेड है? लेबर इकोनॉमिक्स से, इंडस्ट्रियल से, वेलफेयर से, एग्रीकल्चर से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, द मदर ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़। तो ये हमारी क्या होती है? अनलिमिटेड नीड्स, अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स, स्कैरसिटी या नन ऑफ दिस। तो जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? हमारी स्कैरसिटी यानी दुर्लभता, किसी भी संसाधन की दुर्लभता या प्रोडक्ट की स्कैरसिटी, जो कि क्या है, हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या बहुत ही लिमिटेड होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो हमें अब क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ करके रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, हुज व्यू इज़ दैट इकोनॉमिक्स इज़ न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। किसका व्यू था जो इकोनॉमिक्स है वो न्यूट्रल है लास्ट में जाके? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, रॉबिन्स। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी ऐसे ही आगे की क्लासों को आप देखते रहें। आपने अभी देखा होगा कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम डेली 20 कराएंगे, जिससे आपको क्या हो, एग्ज़ाम तक प्रिपरेशन फुल हो जाए,
आपको अगर और सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। मैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से कराती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।